नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम नारी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर प्रभात। नारी, जब भी नारी को लेकर बात होती है तो उनको एक नए फील्ड यानी कि उद्यम क्षेत्र में वो कितनी शक्तिशाली तौर पर अपने काम कर रही हैं, उसको लेकर ज़रूर सवाल खड़े होते हैं। लेकिन कोरोना काल के बाद वापस इस पर एक बहस शुरू हो गई है, क्योंकि कोरोना के बाद जब काम पर वापस लोग लौटने लगे हैं, तो उसमें वर्कफ़ोर्स में महिलाओं की वापसी थोड़ी कम नज़र आ रही है। और ये आंकड़ा किन-किन कारणों से है, इस आंकड़े को वापस कैसे दुरुस्त किया जाए? हालाँकि पहले भी वर्कफ़ोर्स में महिलाओं की जो भागीदारी थी काफ़ी कम थी, जितनी अपेक्षा की जानी चाहिए थी कम थी, अब और कम हो गई है। तो हमें ना सिर्फ़ इस गैप को पाटना है, बल्कि उसमें तेज़ी लानी है। इसको लेकर हम थोड़ा-सा एक विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अलग-अलग क्षेत्र की कुछ महिलाएँ जुड़ी हुई हैं, कुछ राजनीतिक हैं, कुछ गैर राजनीतिक हैं। उनसे इसका कारण और क्या निदान इसका हो सकता है, उसको थोड़ा-सा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ जो पैनल जुड़ा हुआ है विशेषज्ञों का, सबसे पहले उन सभी से आपका इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। हमारे साथ अ, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सुमित्रा चोपड़ा जी इस चर्चा का हिस्सा हैं। कांग्रेस प्रतिनिधि के तौर पर प्रतिष्ठा यादव जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ी हुई हैं। बीजेपी प्रतिनिधि के तौर पर स्नेहा कंबोज हमारे साथ इस चर्चा में हैं और महिला उद्यमी आस्था अग्रवाल जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ी हुई हैं। तो शुरुआत करते हैं मेरे ख्याल से सबसे पहले आस्था जी आपसे सवाल करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि चूँकि हम उद्यम की बात कर रहे हैं। कुछ आंकड़े हैं और उन आंकड़ों को अगर हम देखते हैं तो जो कमी पहले थी चिंताजनक थी। लेकिन कोरोना के बाद वापस महिला उद्यमी जो हैं या फिर महिलाएँ उद्योग की तरफ अब उद्योग का मतलब सिर्फ़ ये नहीं है कि हम कॉर्पोरेट फ़ील्ड की बात कर रहे हैं। लेकिन कामगार जो महिलाएँ हैं उनका जो प्रतिशत है वो बहुत तेज़ी से गिरा है, वापस रिकवर नहीं हो पा रहा है। आपका एनालिसिस क्या कहता है कोरोना के बाद ये आंकड़ा जो कम हुआ है और वापस इसकी रफ्तार नहीं पकड़ने की वजह क्या है? मेरा बहुत ही मेजर एक रीज़न है, मुझे लगता है कि जो विमेन है, जो महिलाएँ हैं, वो एक बहुत ही इमोशनल भगवान ने उनको बनाया है। और मुझे लगता है कहीं न कहीं जब वो कोरोना काल आया, किसी न किसी के घर में कुछ न कुछ मौत हुई है, किसी न किसी के में बहुत सीवियर केसेज़ हो गए, तो वो कइयों लोगों ने ये समझा कि मैं ज़्यादा कुछ कमाऊँ, घर के लिए आगे बढ़ के आऊँ, इससे बेटर है मैं घर पे रहूँ। मैं घर पे आके हुँ, हुँ। अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार का साथ रहकर उनका पालन-पोषण करूँ। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा इमोशनल फैक्टर एक बहुत बड़ा रीज़न था, जिसकी वज़ह से जो जो कामकाजी महिलाओं का रेशियो है, परसेंटेज है, वो कम हुआ है। जी। सुनील जी आपने सुना एक इन्होंने जो रीज़न बताया है वो थोड़ा-सा एक पारिवारिक कारण हो सकता है या फिर महिलाएँ थोड़ा-सा घबरा गई हैं एक ये कारण उन्होंने बताया। लेकिन राजनीतिक स्तर पर चूँकि नियम बनाने की बात, योजनाएँ बनाने की बात, महिलाओं को घर से बाहर निकल कर कैसे उनके लिए सहूलियत भरा माहौल दिया जाए, उन सब के बीच सरकार की बड़ी भूमिका होती है। केंद्र में चूँकि बीजेपी की सरकार है, कोरोना के बाद कई तरह की योजनाएँ शुरू की गई हैं। लेकिन मैं एक उदाहरण अभी इसलिए देना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में महिलाओं को जो काम करने का समय है, वो निर्धारित कर दिया गया है। शाम 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक महिलाएँ वो काम नहीं कर पाएँगी। सरकार का नज़रिया इसमें ये है कि महिलाएँ सुरक्षित रहेंगी और रात को उनका जो काम करने के लिए बाहर नहीं जाएँगी, तो वो सेफ रहेंगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि उनको सेफ करने के लिए उनको घर से बाहर निकलने के लिए पाबंद करना इससे ज़्यादा बढ़िया ये होता कि महिलाएँ सुरक्षित कैसे रहें, इसको लेकर सुरक्षा इंतज़ामात किए जाने चाहिए थे। उनकी पेट्रोलिंग बढ़ानी चाहिए थी। बिल्कुल। जो सर्वे होने चाहिए थे या फिर जो ऑफ़िसों में जाकर वहाँ पर माहौल सही है या नहीं या फिर शिकायतें जो आ रही हैं, एक सेल बनाया गया है, हर डिपार्टमेंट में एक सेल बनाना ज़रूरी है जो महिलाओं की शिकायतों को सुनेगा। उसमें कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ, उन शिकायतों पर कितनी कार्रवाई हुई, उस तरफ ध्यान दिया जाता बनस्पत इसके कि उनका एक समय निर्धारित कर दिया गया कि वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे इस समय तक। बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर इस तरीके के स्टेप्स लिए मेरा जाते मेरा और सवाल स्नेहा स्नेहा जी मेरा माफ़ कीजिएगा स्नेहा जी से मेरा सवाल है। देखिए, स्नेहा जिस जी सुन पा तरह रहे से हैं? आप जी, जी बिल्कुल मैं बताइए, आपको बताइए सुन प्लीज़। हाँ। ये आपने जो बात कही है बिल्कुल सही है। राजनीतिक तौर पर जिस तरीके से यूपी सरकार ने ये जो योजना महिलाओं के लिए लेकर आई है, उसमें कहीं न कहीं उनकी सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए ये जो योजना लेकर आए हैं, उसमें महिलाओं की सुरक्षा को ज़्यादा आम तौर पर देखा जा रहा है। हम सरकार की राजस्थान सरकार की बात करें तो यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से नहीं देखा जा रहा है।
पर यूपी नहीं अगर आपने मैं दूसरी चीज कह रहा था, मैं दूसरी चीज कह रहा था। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार का काम यह है कि माहौल को सुरक्षित करे, बनस्पत इसके कि उनको घर में बंद कर दिया जाए, उनका समय निर्धारित। भाई जितनी आजादी आदमियों को है, अगर हम बराबरी की बात करते हैं, तो काम करने की उतनी आजादी महिलाओं को क्यों नहीं? ये सरकार की जिम्मेदारी है कि घर से बाहर वो अगर हैं तो उनके लिए सुरक्षित माहौल उपलब्ध करवाए। उनको क्यों बाउंड किया गया? देखिए, ये बात आपकी सही है, मैं इससे आपसे बात से सहमत हूँ कि महिलाओं को बाउंड करना ये जहां तक है ये गलत है, क्योंकि महिलाएं जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं, महिलाएं खुलकर सामना कर सकती हैं हर चुनौतियों का। तो महिलाओं के साथ जहां तक ये समय पाबंदी की बात की गई है, इससे तो मैं भी सहमत कुछ हद तक नहीं हूँ। लेकिन अगर ये योजना बनाई गई है तो इसमें कुछ ना कोई यूपी सरकार की बहुत बड़ी इसमें एक चुनौतीपूर्ण बात होगी, और महिलाओं को जल्द से जल्द इसके लिए यूपी सरकार कोई ना कोई एक नई योजना लेकर आएगी, और बहुत ही सुरक्षा की दृष्टि से इस योजना को और आगे देखा जाए। और एक चुनौतीपूर्ण महिलाओं के लिए मानती हूँ कि चुनौती है महिलाओं के लिए इस समय, क्योंकि घर में रहकर कामकाजी महिलाएं जो बाहर जाकर अपना काम करती हैं, उनके लिए चुनौतीपूर्ण ये एक बहुत बड़ा निर्णय है। लेकिन सरकार ने इसके पीछे कोई ना कोई उसका सरकार की योजना है, और जरूर मानती हूँ कि जल्द से जल्द एक विवाह की योजना लाई जाएगी और महिलाओं को आगे से आगे वापस से अपने काम की तरफ रुख करने का मौका मिलेगा। जी, सुमित्रा जी, आपको अभी स्नेहा कंबोज जी का ये कहना है, हालांकि ये बात अच्छी है कि उन्होंने राजनीति के स्तर से उठकर, पार्टी लाइन से हटकर इस पर अपनी बात सामने रखी है। लेकिन आपको नहीं लगता कि एक इसका ऐसा निदान होना चाहिए था, महिलाओं को घर से बाहर निकलने के लिए एक माहौल उपलब्ध करवाया जाना चाहिए था? क्योंकि जो परसेंटेज गिरा है 2014 से लेकर अगर 2022 तक की हम आंकड़ों की बात करें, तो जो महिला श्रम कामगार की जो भागीदारी है वो बहुत तेजी से घटी है। और ये कोरोना काल तो अभी पिछले 2 साल का है, लेकिन ये तो 2014 के बाद से लगातार जो गिरावट है वो देखी जा रही है। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही सही इश्यू के ऊपर आज चर्चा रखी है। एक तो जो महिलाओं के रोजगार की जो कमी महिलाओं में आई है, वो रोजगार में जो टोटलिटी में जो कमी है उससे उसका बड़ा भारी संबंध है। आज देश के अंदर सर्वाधिक बेरोजगार हैं, सबसे ज्यादा बेरोजगारों की संख्या हमारे देश में आज तक के इतिहास में, हमारे देश के इतिहास में है। तो एक तो उसका असर है कि महिलाओं को रोजगार कम मिल रहा है। दूसरी बात, जो यूपी सरकार का आपने जिक्र किया, मैं डॉक्टर साहब आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि बजाय उनको रोजगार के इतने 12 घंटे कम कर देना, उसके होना ये चाहिए था कि रोजगार जहां वो करने जाती हैं वहां पर हालात ऐसे हो जाएं कि वो सुरक्षित रहें। यूं देखा जाए तो सुरक्षित महिलाएं दिन में भी नहीं है, दिन में भी किस तरह की घटनाएं हो जाती है बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ आए दिन होती है। तो रोजगार से उनको वंचित करना इस नाम पर कि वो रात को सुरक्षित नहीं है, ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि जहां पर वो काम करने जाती है वहां सुरक्षित माहौल उनको मुहैया करवाया जाए और वो रात को भी रोजगार कर पाए। आप देखते हैं लॉकडाउन के अंदर जिस तरीके से रोजगार की कमी सब में आई, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन जब लॉकडाउन खत्म हुआ उसके बाद रोजगार पाने वालों की संख्या बहुत कम हो गई। पाने वाले लोग तो बहुत हैं, रोजगार देने वालों की संख्या कम हो गई, और विशेष करके महिलाओं के साथ तो बहुत ही अन्याय हुआ। महिलाओं को तो रोजगार मिल ही नहीं रहा। अब मनरेगा का हम देखें, जहां पर 90% से ज्यादा महिलाएं ही काम करती हैं, उसका बजट भी केंद्र सरकार ने कम कर दिया, जिसका सीधा असर उनके ऊपर पड़ा है। तो एक तो उनका बजट कम कर देना, दूसरा जो उनके रोजगार के हालात हैं, उन हालातों को भी इस तरह से ना रखा जाए कि वो सुरक्षित रहें और इस आधार पर उनको रोजगार से वंचित कर दिया जाए, ये उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। दूसरा, महिलाएं जिस काम के अंदर आज असंगठित क्षेत्र में उनकी बड़ी भारी तादाद में वो काम करती हैं। असंगठित क्षेत्र क्या है? होम बेस्ड वर्कर है, घरों के अंदर वो कारखानों से काम लेकर के आती हैं, और उनका इतना भयंकर शोषण वहां पर होता है, ना तो काम के घंटे उनके निश्चित हैं, ना उनका क्या मिलेगा ये निश्चित है। हमने जब सर्वे किया तो हमारे बात में ये बात आई कि उनको बहुत सारा सामान जो पहले बाजार से जैसे वो कुछ चिपकाती हैं, चूड़ी बनाती है, मान लो लाख की चूड़ी पर वो ये हीरे वगैरह नगीने वगैरह अगर चिपकाती हैं, तो जो ग्लू होता है चिपकाने के लिए वो महंगा हो गया, वो उनको खरीदना पड़ता है, तो उसके तो दाम बढ़ गए। और दूसरी तरफ उनके रोजगार का जो उनको मिलना चाहिए वो कम हो गया, और लाखों की संख्या में हमारे देश के अंदर प्रोजेक्ट वर्कर्स हैं,
प्रोजेक्ट वर्कर्स का मानदेय के नाम पर कुछ भी नहीं मिल रहा। न्यूनतम वेतन तो बहुत दूर की बात है, उनका भरण पोषण भी वो अपना 2 टाइम की रोटी भी वो ढंग से नहीं खा पा रही है। लंबा लंबा संघर्ष करना पड़ता है, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर्स हो, चाहे वो आशा वर्कर्स हो। आप देखिए मिड डे मील वर्कर जो हमारे देश के अंदर है, राजस्थान में तो उनकी जो मानदेय है वो 1400 और कुछ रुपए है। ये स्थिति है महिलाओं को के रोजगार और उनको उनका जो मानदेय मिलना चाहिए, जिनको हम वेतन कहें या क्या कहें, क्या नाम दें, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा उनको कि उनके साथ बहुत तरह का अन्याय हो रहा है। और महिलाओं के लिए रोजगार की विशेष व्यवस्था सरकारों को करनी चाहिए। केंद्र सरकार को भी एक विशेष योजना बना करके चाहिए कि वो उनको रोजगार दे। और ये नोटिस केंद्र सरकार को करना चाहिए कि जब 2014 के बाद में जितने रोजगार कम हुए उसकी क्या वजह है। तमाम रोजगार कम हुए हैं, युवाओं के लिए कम हुए, महिलाओं के लिए कम हुए हैं, उन कारणों की खोज करनी चाहिए और खोज करके महिलाओं के लिए विशेष योजना बनाकर रोजगार उपलब्ध करवाने चाहिए। ये मेरा सुझाव। मैं आपके पास लौटूंगा। प्रतिष्ठा यादव जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रतिष्ठा जी, महिलाओं की जो भागीदारी है उसको लेकर हम बात कर रहे हैं, सबने अपनी अपनी बात सामने रखी। ये 2014 के बाद कुछ आंकड़े तो हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन 2014 से भी अगर हम पहले थोड़ा सा जाते हैं, जब यूपीए सरकार हुआ करती थी, तो उस वक्त भी मतलब इतने खुश होने वाले कोई आंकड़े नहीं है। जो हम सेंट्रल फोकस्ड पॉलिटिक्स की बात करते हैं, यूपीए सरकार में भी महिलाओं को लेकर अलग से योजनाएं तो बन जाती हैं, लेकिन इसके अलावा जितनी योजनाएं बनी थी उनमें महिलाओं की हिस्सेदारी को कैसे बढ़ाया जाए, उसको सुनिश्चित करने को लेकर स्पेसिफिक उस पर कैसे काम किया जाए, इसको लेकर सरकारें अभी भी सचेत नहीं है। महिलाओं के लिए एक छोटा सा वर्ग तो बना दिया, जब बजट पेश किया जाता है तो महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए ये कहकर उस पर फोकस कर दिया जाता है, लेकिन बाकी जो 80% बजट है, उस 80% बजट में उन सभी चीजों में महिलाओं की हिस्सेदारी कैसे बढ़ाई जाए, इसमें यूपीए सरकार भी काफी पीछे रही है। चलिए, यूपीए सरकार का अब दौर गया, अब एनडीए की सरकार है। आप अपनी तरफ से क्या सुझाव देना चाहिए ताकि महिलाओं की जो हिस्सेदारी है वो बढ़ती जाए उद्योग जगत में? देखिए, निश्चित रूप से अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो क्योंकि हमारा जो सामाजिक परिवेश है उसमें कहीं ना कहीं महिला को हर जगह ही बैक में रखा जाता है, और सरकारों के प्रयास से ही आज, क्योंकि देखो जो राजीव गांधी जी पंचायत राज में 50% आरक्षण लेके आए, उसके बाद ही महिलाएं हमें पंचायत में और जिला परिषद में नजर आई। उससे पहले कोई महिला नजर नहीं आती थी और एक महिला सरपंच की परिकल्पना भी लोग नहीं कर पाते थे। लेकिन आरक्षण की वजह से जो सरकार धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सरकार कोशिश करती है कि भाई महिलाओं की भागीदारी आगे बढ़े, और इसके अंदर जब से आरक्षण आया है उसके बाद में हमने बहुत सारी ऐसी महिलाएं देखी जो अपने घर में आराम से हाउसवाइफ थी और आज वो बहुत बेहतर तरीके से मतलब पॉलिटिक्स में अपना किरदार निभा रही है। प्रतिष्ठा जी, देखिए दिक्कत पता है क्या है, हम योजनाएं बना देते हैं और योजना बनाकर इतिश्री कर लेते हैं, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन कितना और किस स्तर पर हो रहा है। देखिए, आपने ये कही कि महिलाओं को आरक्षण दे दिया, अभी देखिए आप एक प्रधान का ट्रांसफर करना पड़ा इस वजह से, क्योंकि एक वीडियो का ट्रांसफर करना पड़ा क्योंकि जो प्रधान का पति है उनको परेशान करता है। ये सिर्फ सरपंच नहीं, और भी कई जगहों पर महिलाओं को टिकट दे दिया, वहां पर वो जीत गई और उसके बाद वो घर पर ही बैठी रहती है, वो ऑफिस नहीं आती, उनके पति काम संभालते हैं। तो सिर्फ योजना बनाना, अपने आप के काम की इतिश्री कर लेना है, या उस पर कितना अमल हो रहा है? और अगर मान लीजिए कहीं गड़बड़ हो रही है तो क्या उसमें सजा के प्रावधान या फिर प्रशासनिक स्तर पर कोई कड़ी कार्रवाई, इसको लेकर किसी ने नहीं सोचा, तो महिलाएं आएंगी कैसे आगे? देख, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं जिनके पति ही चलाते हैं, लेकिन काफी महिलाएं ऐसी है जो खुद भी अपना काम देख रही है। ऐसा नहीं, क्योंकि देखिए एक मतलब ये जो पुरुषवादी सोच है उसको एकदम से आप बदल नहीं सकते, और इसके लिए जो वीडियो है जो उनके साथी है उनको बिल्कुल करना चाहिए इस चीज को कि भाई आप पद पे नहीं है तो आप क्यों आ रहे हैं, और उनको नहीं आने देना चाहिए, बिल्कुल उस पर बैन होना चाहिए ताकि महिला अच्छे से अपना पक्ष रख सके। और जिन महिलाओं को आप देखिए, मैं पॉलिटिक्स में हूँ और पॉलिटिक्स की महिलाओं के साथ मैं बहुत अच्छे से संपर्क, मेरे क्षेत्र में मैंने कई ऐसी महिला प्रधान देखी हैं जो अपना काम बहुत बेहतर तरीके से, कई सरपंच ऐसे हैं जो लेकिन इसमें अपन एकदम से सोचे कि एकदम सब कुछ बदल जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि मेंटालिटी चेंज होने में थोड़ा टाइम तो लगता है। तो आरक्षण एक विधि है, आरक्षण का देखिए, महिला विंग है, हर राजनीतिक दल में महिला विंग है। मेरी इस बात से तो स्नेहा जी भी इत्तेफाक रखेंगी। महिलाओं की जो अलग से भूमिका है, विंग है,
कोई एक महिलाओं से जुड़ा कोई विषय, महंगाई हो गया या फिर कुछ और हो गया, सिलेंडर की कीमतें बढ़ गई, तब महिला जो संगठन है वो थोड़े आगे नजर आते हैं। वरना क्या होता है कि जो पुरुष से जुड़े हुए संगठन है ना, वो प्रदेश स्तर पर अपनी कमान संभालते हैं और वहां पर महिला पदाधिकारी उनको सिर्फ तिलक लगाने के लिए वहां पर थालियों के साथ बुला लिया जाता है। आपको नहीं लगता कि राजनीतिक स्तर पर अगर हम इस सोच को बदलने की अगर बीड़ा उठाएंगे, मैं स्नेहा जी आपसे भी और प्रतिष्ठा जी आपसे भी, दोनों से, अगर आप अपने स्तर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने को लेकर कोशिशें नहीं करेंगी तो फिर बाकी महिलाओं की बात कैसे करेंगे? निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं वो सही बात है, लेकिन देखो, इसके लिए एक रास्ता कोई आपके लिए बना के दे सकता कि इस पे आप चले, लेकिन उस पे कितनी मजबूती से आप चले, उस पे महिला को भी डिसीजन लेने पड़ते हैं। और हमारी एक बड़ी सुविधा होती है, महिला सिर्फ पोस्ट लेने के लिए आ जाते हैं, बहुत सारे जेंट्स, भाई मेरी वाइफ को ये बना दो वो बना दो, लेकिन वो महिला सक्रिय नहीं हो पाती। और जो महिलाएं सक्रिय है वो राजनीति में, चाहे कांग्रेस पार्टी में हो चाहे बीजेपी में, आप ये देखिए उनका एक अलग अपनी छवि बना के चलिए। कांग्रेस पार्टी के अंदर तो हमारी तो पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इतना स्ट्रॉन्ग, वो भी एक महिला का ही रूप है। और ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं, वसुंधरा जी हैं, मतलब कांग्रेस ही नहीं बीजेपी। तो महिलाओं को भी ये सोचना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि हमारे समाज में महिला को बहुत ही नीचे की कड़ी में हम मानते हैं, वो पुरुष प्रधानता का हमारे यहाँ सोच है, तो उसमें हम जो हम आरक्षण है वो एक सीढ़ी का काम करता है। आपको पूर्ण रूप से आरक्षण, लेकिन अगर आरक्षण नहीं होगा या हेल्प के लिए सरकार कोई सीढ़ी नहीं प्रोवाइड कराएगी तो वो रास्ता भी नहीं बन पाएगा। तो एटलीस्ट एक सवाल जी, समाज की आपने बात की, आप मानिए कि 50% महिलाएं सेल्फ राजनीति में आगे बढ़ी आरक्षण की वजह से, 100% में नहीं कहती। अभी देखिए बहुत सारी महिलाएं। अब मेरे सवाल का भी जवाब दीजिएगा और इसमें आप अपना क्या ऐड करना चाहिए स्नेहा जी? स्नेहा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। स्नेहा जी का माइक अनम्यूट करवाइए, माइक म्यूट है आपका। चलिए मैं आप माइक को अनम्यूट कीजिए, तब तक मैं आपके पास वापस लौटूं। आस्था जी आपके पास आना चाहूंगा। समाज की बात, आपने भी एक परिवार से जुड़ा हुआ पहलू सामने रखा था कि वो थोड़ा सा भावुक होती हैं और इस वजह से अपनी बात को उनमें एक डर था। लेकिन समाज के स्तर पर और परिवार के स्तर पर एक और बड़ी बात है, महिलाओं को लड़कियों को बताया जा रहा है, बस वहां तक थोड़ी सी सोच बढ़ी है, लेकिन उससे आगे जब उनको घर से बाहर निकलकर हम नौकरी को लेकर अगर वो परमिशन देने की बात होती है तो अक्सर उनको हतोत्साहित किया जाता है। उनको ये कहा जाता है कि छोड़ो, पढ़ाई कर ली तुमने लेकिन नौकरी तुमसे नहीं हो पाएगी। तो ये जो सोच है, महिलाओं को थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहिए या फिर लड़कियों को आगे बढ़कर उनमें ये विश्वास भी रखना चाहिए कि लड़कियां अगर घर से बाहर निकलेंगी, आपकी बेटियां हैं, आपने जो संस्कार उनमें दिए हैं, जाहिर तौर पर उसे गलत रास्ते पर जाने से रोकेंगे, लेकिन वो खुद को सुरक्षित रखते हुए बाहर अगर नौकरी करना चाहती है तो आप विश्वास तो करें और कम से कम उसको हतोत्साहित तो ना करें ये कहकर कि तुमसे ना हो पाएगा, पढ़ाई कर ली पर नौकरी तुम्हारी बस की बात नहीं है। तो परिवार और समाज के स्तर पर इस सोच को भी बदलने की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है और ग्राउंड लेवल से बदलने की जरूरत है। मुझे लगता है आज हम लोग पढ़े लिखे हैं, आज मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, 9 साल की मेरी बेटी है, कल को वो भी बड़ी होगी, वो भी मुझे कहेगी कि मुझे यहाँ पढ़ने जाना है, यहाँ पर नौकरी करने जाना है। मैं शिक्षित महिला हूं, मैं चाहूंगी कि मेरी बेटी आगे बढ़े, जो उसको करना है वो करे, लेकिन इस तरीके की सोच रखना आज मुझे लगता है हमारे समाज में काफी कमी है। आज भी हम चाहे सामने कुछ भी कह लें, लेकिन एक्चुअल जब रियलिटी आती है तब काफी महिलाएं ऐसी हैं जो अपनी ही बच्चियों को, दूसरों का तो बात नहीं करें, अपनी ही बच्चियों को वो एक प्रोत्साहन देती ही नहीं है कि तुम निकल के जॉब करने जाओ। उनका ग्रेजुएशन होता नहीं और उनकी शादी करने की बात पहले चालू हो जाती है। तो वो कहीं ना कहीं उनके मन में भी एक डर है, एक माँ के मन में एक डर रहता है कि मेरी बच्ची अगर घर से बाहर निकल रही है तो वो सुरक्षित रहे। सबसे पहले उसका सुरक्षा का मुद्दा आता है। सुरक्षा का जब मुद्दा आता है तो गवर्नमेंट को ऐसे रिफॉर्म्स लाने चाहिए, ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि एक लड़की की माँ बाप को एक सेफ फील रहे। अगर वो रात में भी अगर एक कॉल सेंटर में भी अगर उसको काम करने जाना है तो वहां पर रहे कि हाँ कोई है जो उसकी सुरक्षा का ध्यान रख सकता है। ना सिर्फ रात की बात है, जैसा कि अभी आपने बताया पहले भी, दिन में भी सब तरीके के आजकल काम जो होते हैं वो होते हैं, भरी धूप में भी हो जाते हैं, लेकिन जो एक वो सुरक्षित फील करने वाली बात है ना, वो उसके लिए गवर्नमेंट को ही कुछ कड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे, कुछ ऐसे रिफॉर्मेशंस कुछ लाने पड़ेंगे मुझे लगता है, जिससे कि एक महिला को, एक माँ को सुरक्षित फील हो अपनी ही बच्ची के लिए। जी स्नेहा जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आपकी आवाज
आ पा रही है, या तो आपका माइक ठीक है या फिर आप एक बार ईयरफोन हटा लें, तो हो सकता है कि टेक्निकल कोई इशू हो। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है स्नेहा जी। जी हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है। आपका शायद शोर की वजह से आपकी आवाज नहीं आ रही। आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे इसमें, एक बार मैं पहले आपकी बात सुन लूं, फिर उसके बाद एक सवाल मेरा आपसे रहेगा। जी जी, मैं आपने जिस तरह से बात करी कि हम लोगों का पूरा योगदान होना चाहिए क्योंकि हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में हैं, तो महिलाएं, हमारे क्षेत्र में जो भी महिलाएं हैं वो सभी बहुत एक्टिव हैं। मैं तो कहती हूँ कि सबसे ज्यादा योगदान पुरुषों का है। हमारे घर में भी जो पुरुष हैं उनका पूरा पूर्ण योगदान हमें रहता है। इसी वजह से आज हम राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ पा रहे हैं, आगे अपने कदम बढ़ा पा रहे हैं। और जो महिलाएं पीछे हैं, जैसे प्रधान की मैं बात करूं तो अभी जितने भी जिला प्रधान है, जिला प्रमुख हैं, वो सभी महिलाएं हैं और अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि महिलाएं पिछड़ी हुई हैं, महिलाएं आगे हैं। पर हाँ, उन महिलाओं को एक रोल मॉडल बनाकर आदर्श के रूप में अगर हम देखें तो और महिलाएं उनसे सीखने का काम कर सकती हैं। ऐसा नहीं कहेंगे कि पुरुषवादी ही पूरा ये राजनीतिक क्षेत्र में सिर्फ पुरुषों का ही पूर्ण योगदान है। महिलाएं अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जी, चलिए अब मैं एक बार पहले सुमित्रा जी के पास जाना चाहूंगा। सुमित्रा जी, सरकारें ये बहुत चल रहा है कि महिला बैंक बनाया, महिला पोस्ट ऑफिस बनाया, या पूरे डिपार्टमेंट को महिलाओं का वहां पर स्टाफ रख दिया। फोटो खिंच गई, 1 महीने 2 महीने 6 महीने तक वहां पर महिला स्टाफ रहता है, लेकिन धीरे धीरे वहां से फिर महिलाओं की कमी होनी शुरू हो जाती है। ये एक ऐसी चीज है जो शुरुआती तौर में तो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ वहां पर प्रतिष्ठा दिला देती है, लेकिन उसके बाद हालात फिर वहीं आ जाते हैं। आपको नहीं लगता यही बड़ी वजह है कि पुरुषों का भी आंकड़ा गिरा है, लेकिन महिलाओं का जो आंकड़ा है वो और ज्यादा तेजी से गिरा है? पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस है वो वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए था महिलाओं को लेकर। वो सिर्फ कागजी सीमाओं तक ही सीमित रह गया और महिलाओं को अभी हाशिए पर डाल दिया गया। और महिलाओं ने जो कोशिश की है वो माहौल उनको राजनीति या फिर राजनीति की जो ये कहें कि हम योजनाएं हैं, जो सत्ता की योजनाएं हैं, वो माहौल नहीं दे पाई उनको। देखिए डॉक्टर साहब, योजनाएं तो बहुत बनती है जैसे आपने कहा, लेकिन अभी जो हमारे मुझे नाम तो ध्यान है, जो मेरे साथी बोल रही थी कि 50% जो है महिलाएं पब्लिक लाइफ में आई हैं आरक्षण की वजह से। ये बात सही है कि आरक्षण की वजह से वो पब्लिक लाइफ में आई हैं, लेकिन पब्लिक लाइफ में उनको लेके आने वाले जो लोग हैं वो फिर प्रधानपति, पंचायत सरपंचपति, पंचपति, इस रूप में अभी भी वो लोग काम कर रहे हैं। उनको स्वतंत्र रूप से काम करने नहीं दे रहे। हालांकि उनमें क्षमता है, वो काम कर सकती हैं, लेकिन उनकी इतना सा इंटरेस्ट होता है कि पब्लिक ये उनकी वजह से उनको वो पोस्ट मिल जाए और उस पोस्ट के ऊपर वो क्या करते हैं क्या नहीं करते वो जाने, लेकिन बहुत पैसे खाने के और कई सारे रोज के लफड़े ये होते हैं। पहली बात तो ये। दूसरा, जो महिला बैंक और महिला पोस्ट ऑफिस बना दिया या महिला रेलवे स्टेशन बना दिया, ये हमारा जो पुरुष प्रधान समाज है, इस पुरुष प्रधान समाज के अंदर सरकारें इस चीज को जान रही है कि महिलाओं का स्थान आज भी 2वें दर्जे का है। दूसरे दर्जे पर आज महिलाएं हैं। वो रोजगार ले लें और जो रोजगार उनको मिल रहा है वो बेगार का काम उनको ज्यादा दिया जा रहा है। सरकारों की नजरों में भी महिलाएं अभी भी देवी करके उनको माना जा रहा है। अगर उनको समानता का अधिकार दे करके रोजगार दिया जाए उनको, तो अलग से आपको कोई अलग से ना महिला बैंक बनाने की आवश्यकता है, ना अलग से ये करने की आवश्यकता है। बात ये है कि जो माहौल चल रहा है उस माहौल के अंदर एक इक्वलिटी का माहौल पैदा करें आप। मैं एक टीचर के रूप में रिटायर हुई हूँ, मैंने पढ़ाया है बच्चों को। लड़कियां लड़के सब साथ पढ़ते थे। लड़कियां जब साथ पढ़ते तो आपको एक सुरक्षित माहौल वहां देना पड़ता है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है और बच्चे इतना खुल करके उनका विकास होता है। ऐसा नहीं है कि अगर केवल गर्ल्स स्कूल या केवल गर्ल्स कॉलेज रहेगा तो एक संकुचित दायरा भी बनता है। तो इन दायरों को तोड़ करके समानता का माहौल पैदा करना, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, कारखाना हो या घर हो या रोड हो, वहां पर ये समानता लाने में हमारी सरकारें बहुत पीछे हैं। हम कितना समय और लेंगे? 75वां साल हमारी आजादी का है, अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं और महिलाओं को अब अभी हम ये सुरक्षित माहौल नहीं दे पाए। आप देखो, डोमेस्टिक वायलेंस के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, यौन हिंसा के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। कहाँ जा रहा है हमारा देश? ये सोचने की जरूरत है, केंद्र में बैठी सत्ता के लिए भी और राजस्थान में बैठी सरकारों के लिए भी। और हम जो महिलाएं जो राजनीति में आई हैं, मुझे बहुत खुशी है, मेरी बहनें कांग्रेस के अंदर बीजेपी के जो लीडर हैं, हम सोचे, हमें सोचना पड़ेगा कि क्यों जहां हम काम कर रहे हैं वहां पर भी
महिलाओं को समानता नहीं, हम अपने अपने पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी इस इशू को उठाएं और समानता के लिए संघर्ष करें, यही मेरा कहना है। बिल्कुल, आप सभी ने जो बात कही, देखिए इक्वलिटी की हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि इसका जो निदान है सिर्फ एक वर्ग पर नहीं छोड़ा जा सकता। ये सिर्फ पॉलिटिक्स की जिम्मेदारी नहीं है। पॉलिटिक्स योजनाएं बना सकती है, उनको सुरक्षित माहौल देने के लिए सुरक्षित कैसे माहौल दिया जाए, इसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्थाएं की जा सकती हैं, लेकिन समाज के स्तर पर और परिवार के स्तर पर भी इस सोच को हमें बदलना होगा कि महिलाएं घर पर सिर्फ पढ़ाए जाने तक या फिर उनको कागजों में या फिर दूसरों को दिखाने के लिए अपने स्तर पर इस तरह की कोशिशें नहीं दिखानी चाहिए कि हमने लड़कियों को पढ़ा दिया, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। उन्हें बाहर जाकर उन पर विश्वास भी करना होगा। सरकारों की जिम्मेदारी है कि जब वो घर से बाहर निकले, दहलीज से बाहर निकले, तो वो कैसे सुरक्षित रहें, क्योंकि अगर सुरक्षा का माहौल उनको मिलता है तो वो जाहिर तौर पर अच्छा काम करेंगी, बेहतर काम करेंगी। और जो इक्वलिटी की हम बात करते हैं, मुझे लगता है कि इक्वलिटी से अब आगे बढ़कर सोचने की जरूरत है। क्यों 50-50 की बात की जाए? अब तक वो 20%, 30% पर महिलाएं अगर टिकी रही हैं, अगर 60 या 70% तक महिलाएं जाती हैं, तो मुझे लगता है कि वो जो एक बीच में गैप आ गया था, बड़ा गैप, उस गैप को और ज्यादा अच्छे तरीके से पाट पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने जो बातें कही मुझे जाहिर तौर पर लगता है महिला वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक से ऊपर उठकर आपने जो बातें कही हैं वो काफी रिसर्च का एक विषय हो सकती है, और उस पर अगर अमल किया जाए तो मुझे लगता है कि अब इस विषय को लेकर आगे आने वाले वक्त में हम नारी कार्यक्रम इस विषय को लेकर तो हम कम से कम ना करें कि महिलाओं को रोजगार के लिए और क्या किया जाना चाहिए था। उन सब का निदान आपकी इन बातों से निकल कर आया। बहुत बहुत शुक्रिया इस खास विषय पर हमसे जुड़ने के लिए। नारी में इतना ही।